नमस्कार, मेरे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत है और ये हमारे चैनल का बहुत खास प्रोग्राम है का से किताब, जिसमें हम अपने मेहमानों से उनकी पसंदीदा किताबों पर बात करते हैं, पढ़ने लिखने की उनकी दिलचस्पियों के बारे में बात करते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पब्लिक इंटेलेक्चुअल प्रताप भानु मेहता जी, और आज हम उनसे जानेंगे उनकी पढ़ने लिखने की दिलचस्पियों के बारे में। सर, का से किताब में आपका बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया आपके श्रोताओं से बात करने का। कि इन दिनों हाल फिलहाल में आपने क्या पढ़ा या आप क्या पढ़ रहे हैं, कुछ किताबें जो बता सकें। देखिए किसी भी प्रोफेसर से पूछना ये बड़ा खतरनाक सवाल है, लेकिन अभी के संदर्भ में एक अय्यप्पा दीक्षित जो एक बड़े शैव विचारक थे साउथ इंडिया के, उन पे एक नई किताब आई है जॉन डुकेट की, काफी दिलचस्प लग रही है। महाभारत तो बार बार पढ़ते ही रहते हैं, वो तो एक तरह से पढ़ना अनिवार्य है। बाकी मैं तो हफ्ते की 3-4 पढ़ता हूँ। सोच और कौन सी दिलचस्प किताब है। एक किताब आई है ओपन डेमोक्रेसी, जिसमें एक नया ढांचा डेमोक्रेसी का किस तरह से बनाया जाए, उसमें विचार है। एलन लेंडनमोर है, येल के एक पॉलिटिकल थियोरिस्ट, उनकी किताब है। और अभी मैंने एक रिव्यू किया है ज्ञान चतुर्वेदी जी की जो का उपन्यास जो था बारामासी, उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है। तो उस संदर्भ में हिंदी का वापस पढ़ा और फिर अंग्रेजी का पढ़ा ताकि देख सके अनुवाद कैसा हुआ। और कई सालों के बाद भी उस उपन्यास में जिस तरह से जीवंत चित्रण है बुंदेलखंड का, उस तरह के जो पात्र हैं, और जो एक गहराई है, एक मानवीय गहराई है, वो काफी उभर के आई। तो ये 3-4 किताबें हैं इसी पिछले हफ्ते की। जी, अभी नसीर साहब आए थे जब इस शो में, का से किताब में, नसरुद्दीन शाह साहब, तो उन्होंने भी बारामासी का और ज्ञान चतुर्वेदी जी का जिक्र अपनी हाल की पढ़ी हुई किताबों में किया था। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कुछ किताबें जो आपके हिसाब से हर हिंदुस्तानी को पढ़नी चाहिए, जो आप चाहेंगे कि हर हिंदुस्तानी पढ़ ले, कुछ कैसी किताबें? देखिए, किताबों का और ज्ञान का जो भंडार है इतना विशाल है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये चीज अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को आप अनिवार्य करा देंगे तो कोई और अनिवार्य चीज रह जाएगी। लेकिन अगर एक संदर्भ में सोचे तो 2-3 चीजें आप सोच सकते हैं। तो भारत का संविधान सबसे पहले, जो हमारे मूलभूत अधिकार है और जो हमारा नैतिक अस्तित्व है, उसका आधार वो है। उसको थोड़ा पढ़ लें, उसको थोड़ा समझ लें। थोड़ा ज्ञान हर धर्म का होना चाहिए और हर धर्म का ज्ञान उसकी मूल किताबों से होना चाहिए। जो लोग लिखते हैं उसके बारे में नहीं। जो किसी हर धर्म के थोड़ी सी बाइबल, थोड़ा सा कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, हिंदू धर्म के तो खैर जितने टेक्स्ट हैं को भी ले लें, एक गीता, एक उपनिषद। लेकिन उसके बाद आपको व्यावहारिक रूप से देखना होगा। मैं कोई किताब का जिक्र नहीं करूंगा कि ये अनिवार्य है। एक व्यावहारिकता होनी चाहिए पढ़ने में कि आज के जमाने में अगर आपको समाज में एक तरह समाज को झेलना है, अपनी राजनीति को समझना है, अपनी परिस्थितियों को समझना है, तो 3-4 ऐसे विषय हैं जिनमें 1-2 किताबें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी अनिवार्य सी हैं। थोड़ा शास्त्र, थोड़ा इतिहास। तो हर विषय में 1-2 किताब ऐसी चुन लें जो आपको उस एक तरह से नक्शा दे दे बड़े तौर पे, ताकि आप एक तरह से जो अपनी परिस्थितियों को हैं उनको समझ सके। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एक ही किताब का नाम, तो महाभारत पढ़ते रहिए, कभी खत्म नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि अभी संविधान की बात आई, मैं ये सवाल आपसे, जो पहला सवाल मेरे जहन में जब मुझे पता चला कि आपने रजामंदी दे दी है कि संविधान एक खास तरह की भाषा में लिखा गया है, कुछ लोगों के लिए कठिन भाषा भी हो सकती है वो, जैसा कि कहा गया कि वकीलों का स्वर्ग कहा गया था शुरुआत में। तो मूल संविधान की जो किताब है, इसके अलावा कुछ किताबें ऐसी जिन्हें पढ़कर संविधान आम लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाए, यानी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं भी हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं भी हैं, आम पढ़ाई लिखाई जिनकी है, उनको भी
संविधान का जो जुज़ है वो समझ में आ जाए? नहीं, ये देखिए इसमें अगर दो ऐसी चीजें कोई हैं, किताबें दो आप चीजें हैं। एक तो मैं थोड़ी सी आपसे असहमति व्यक्त करूंगा, संविधान की भाषा इतनी कठिन नहीं है, और खासकर जहां जहां पे डिस्कशन है मौलिक अधिकारों का, आप सिर्फ 3 शब्द ले लीजिए, राइट? स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो संविधान के जी, प्रियम्बल में है। अगर आप ये 3 शब्द समझते हैं, इनका पालन हुँ, करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर इन 3 शब्द को गहराई से समझते हैं, तो आपको लगभग आधा संविधान तो समझ आ जाना चाहिए। तो संविधान की भाषा इतनी कठिन जी, नहीं है, खासकर जो मूलभूत अधिकारों का चैप्टर है उसकी भाषा इतनी कठिन नहीं है। जो पेचीदगी है संविधान की, वो वकीलों की बनाई हुई है, वो हमारे जजेस की बनाई हुई है, वो जिस 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 तरह से जी, निर्णय लिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हो सकता है थोड़ी पेचीदगी हो, क्रिमिनल लॉ में थोड़ी सी पेचीदगी हो, जी, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि संविधान में इतनी पेचीदगी है। जी, लेकिन जो आपने एक जो प्रश्न उठाया है, बड़ा गहरा प्रश्न है, और वो ये है कि इस संविधान का भारतीय भाषाओं में किस तरह से प्रसार हो, इसकी तरफ हमने जी, बिल्कुल ध्यान नहीं जी, दिया है। और आपने जब मुझसे ये प्रश्न पूछा, आपने 2-4 दिन पहले जब इस प्रश्न का जिक्र किया, तो मैंने एक बार वापस से ढूंढने की कोशिश करी। मैं जब जेएनयू में पढ़ाता था तो मैंने एक बार सर्वे किया था, भारत के संविधान पे, भारत के न्याय पे हिंदी में किस तरह की किताबें लिखी गई है, और जी, मुश्किल से 2-4 टाइटल्स मिलते थे। एक वो सुभाष कश्यप की है, जी, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जी, भारत जी, संविधान। अभी भी वही 2-4 टाइटल्स जी, हैं, और मैं जहां तक समझता हूं भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी यही हाल होगा। तो सवाल जो ये उठता है वो जी, ये उठता है कि हम हर चीज का ट्रांसलेशन करते हैं, उसका रूपांतरण करते हैं भारतीय भाषाओं में। जी, संविधान एक ऐसी चीज है, और खासकर संविधान से ज्यादा जो न्याय और कानून की व्यवस्था है जी, हाई लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट पे, वहां ऐसा क्यों हो गया है कि एक तरह से अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो आपको ना ना न्याय समझ आएगा और बिल्कुल एक्सेस ही नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो सवाल ही नहीं है। तो वो एक बड़ा सामाजिक प्रश्न जरूर है कि न्याय और संविधान को किस तरह से भारतीय भाषाओं में प्रसार किया जाए। और हिंदी के संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि इसके लिए हिंदी एस्टैब्लिशमेंट बड़ा दोषी है। हमारी जितनी हिंदी ग्रंथ जी, एकेडमीज है वो समझती है हिंदी सिर्फ साहित्य की एक तरह से भाषा है, बिल्कुल, वो ज्ञान की बिल्कुल, भाषा हो ही नहीं सकती है। तो जी, आप ग्रंथ एकेडमी के ट्रांसलेशन देख लीजिए, दुनिया के सब लिटरेचर का मिल जाएगा, लेकिन जो हमारी बड़ी कमेंट्रीज हैं, सीरवाई की कमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन पे, जी, और इतनी इतने 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 इतना अभी गौतम भाटिया की नई किताब, इन किताबों का जब तक भारतीय भाषाओं में प्रसार नहीं होगा, तब तक आपका प्रश्न एक तरह से हमको हॉन्ट करता रहेगा। जी, जी। नहीं, मैं जब मैं कठिन की बात कर रहा था, तो मैं था कि जैसे संविधान की जो मूल किताब है, अगर उसे बेहतर तरह से समझना हो, तो उसके लिए कौन-सी सहायक किताबें पढ़ी जा सकती हैं? नहीं तो अब जैसे संविधान पे तो सिर्फ सुभाष कश्यप जी की ही किताबें हैं जो अभी तक चलती आ रही हैं, उनके नए 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 एडिशन निकलते हैं, बाकी कुंजियां हैं 2-4। लेकिन जी, जिस तरह के ट्रीटमेंट अंग्रेजी में है कॉन्स्टिट्यूशन पे, अगर आप जी, उस जी। इंग्लिश के लिए बता सकते हैं। इंग्लिश जी, में तो देखिए दो दो बड़ी कॉमेंट्रीज, एक तो आउटडेटेड हो गई है वो, लेकिन आज भी जी, सीरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पढ़ने में ना केवल मजा आता है, पर एक तरह से जिस तरह के वाद विवाद हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जी, जो कठिनाई है वो ये नहीं है कि उसके शब्द मुश्किल है, उसकी जो जी। कठिनाई ये है कि उसको इंटरप्रेट कैसे करें। अंग्रेजी में भी वाद विवाद है, कोई भी हाँ, संविधान ऐसा नहीं होता है जो अपने आप में स्पष्ट होता है। अमेरिकी संविधान बड़ा छोटा सा है, बड़ा सरल सा है, लेकिन वाद विवाद तो होते ही हैं उस पर जी, भी। तो ऐसी पुस्तकें जो जी, आपको उस वाद विवाद की एक तरह से व्याख्या कर सकें कि अगर जी, अगर अगर ये आर्टिकल है तो इसको दो तरह से इंटरप्रेट किया गया है। तो पुरानी किताबों में सीरवाई की, नई किताबों में गौतम भाटिया की है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेडिकल पहलू है जी, उसको उजागर किया गया है। माधव खोसला की किताब है इंडियाज फाउंडिंग मूवमेंट, ग्रैनविल ऑस्टिन की 2 किताबें हैं, मेकिंग ऑफ इंडियाज जी, कॉन्स्टिट्यूशन। ये ये सब, और ये सब एक्सेसिबल किताबें हैं, बहुत ज्यादा अपने आप पे। सीवाई की थोड़ी कठिन है, लेकिन इतनी जी, इतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
और अगर आप साहित्य पढ़ सकते हैं और अखबार पढ़ सकते हैं तो आप ये सब किताबें भी पढ़ सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। नहीं, ये इसमें जो बुनियादी बात आपने उठाई है कि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में अभी जो साहित्य से इतर ट्रांसलेशंस हैं उनमें हिंदी थोड़ी सी गरीब नजर आती है कि उसमें उस तरह से ट्रांसलेशन नहीं हुए हैं, तो ये एक अहम बात है। अच्छा, मुझे सर ये बताएं, एक सेक्युलर शब्द पर बड़ा विवाद पैदा किया जाता रहा है, तो आपके हिसाब से सेक्युलरिज्म क्या है, जो संविधान के हिसाब से अगर हम आपसे समझना चाहें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सेक्युलर शब्द तो 1976 में जोड़ा गया, पहले ये था नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान अपने मूल चरित्र में सेक्युलर ही है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 76 में जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया। तो आप इसको कैसे समझाएंगे? देखिए, ये बड़ा अगर मैं पेचीदा आपसे जानना सवाल है और इसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन संक्षेप में है, चिंता मत करिए। क्योंकि बहुत जो पूरी हेट स्पीच चलती है, जो ये फेक न्यूज चलती है, ये सब इसी सेक्युलर शब्द को किसी तरह से तो सवाल में लाते हुए। तो इसमें जी, 2 चीजें, एक तो ये सही है कि सेक्युलर शब्द का प्रयोग 1976 के बाद ही शुरू हुआ संविधान के संदर्भ में, और मेरा तो ये मानना है कि जो संविधान है वो अपने आप में अपने पूर्ण रूप में सेक्युलर है। सेक्युलर कोई एक चीज नहीं होती है संविधान में, या तो पूरा संविधान सेक्युलर होता है, वो कोई एक स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं रहता है। और इसीलिए 1947 में उन्होंने कोई 1950 में कोई आवश्यकता नहीं समझी कि सेक्युलर शब्द डाला जाए, कि अगर आप संविधान समझेंगे तो आप अपने आप ही सेक्युलर हो जाएंगे, और अगर आप संविधान नहीं समझते हैं तो सेक्युलर शब्द डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो एक विवाद रहा है सेक्युलर शब्द पे, वो एक निरर्थक सा विवाद है। उस विवाद का बेसिक स्वरूप ये था कि सेक्युलरिज्म के 2 मतलब होते हैं। कोई कहता है सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कह दीजिए। धर्म से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। संविधान का भी एक धर्म है, संविधान भी एक धर्म है एक तरह से, लेकिन पंथ निरपेक्षता। और फिर उसका दूसरा एक अर्थ लगाया जाता है कि सर्वधर्म समन्वय, और हम लोग कहते हैं भाई हमारा तो सेक्युलरिज्म वेस्ट के सेक्युलरिज्म से अलग है, सर्वधर्म समन्वय है, धर्म निरपेक्षता नहीं है। लेकिन ये दोनों जो मतलब हैं सेक्युलरिज्म के, ये भी अपने आप में या तो गलत हैं या अपूर्ण हैं। इस तरह से है कि सेक्युलरिज्म का जो मूल अर्थ है हमारे संविधान के संदर्भ में, उसका एक बड़ा घनिष्ठ संबंध है स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी से। कि अगर आप लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी नहीं समझते हैं तो आप सेक्युलरिज्म नहीं समझते। अगर आप सर्वधर्म समन्वय की बात लें तो सर्वधर्म समन्वय में व्यक्ति को ये आजादी नहीं है, ये मुमकिन है कि व्यक्ति को ये आजादी ना हो कि वो किसी धर्म के खिलाफ बगावत कर सके। भाई हम सब धर्मों का आचरण करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आदर देते हैं, लेकिन उसका एक अभिप्राय लोग ये भी निकाल सकते हैं कि आप किसी धर्म के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। अगर आप रेडिकल एथीस्ट हैं या और रेडिकल क्रिटिसिज्म करते हैं धर्म का, वो उस तरह से अपूर्ण है ये सर्वधर्म समन्वय। जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात सही है कि राज्य और सत्ता धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन क्यों धर्मनिरपेक्ष है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता ही हमारी स्वतंत्रता और समानता को एक तरह से क्रियान्वित करता है। अगर सत्ता किसी एक धर्म के प्रति रुझान रखती है तो वो दूसरे धर्मों के प्रति असमानता का व्यवहार कर रही है, पहली बात ये। दूसरा, सत्ता अगर किसी धर्म की या एक नहीं 2 धर्म की तरफ भी रुझान करती है तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ भी जा सकता है, जैसा मैंने अभी समझाया। तो सेक्युलरिज्म का जो आधार है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में ही देख लीजिए, एक कोई, अगर आप गौर करें, हम सबके जीवन में एक ऐसा मौका आता है जब कोई आप पे कोई चीज थोपने की कोशिश करता है। कभी माँ बाप कहते हैं साहब ये कर दीजिए, राज्य कहता है ये कर दीजिए, ये मत खाइए, ये मत पहनिए, और हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि देखिए अगर हमारी इच्छा हो तो हम पे मत थोपिए, हमारे कंसेंट
लीजिए, अगर आप हमसे पूछ नहीं रहे हैं तो एक तरह से आप हमारी जो व्यक्तित्व है उसको एक जगह नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं आपकी क्या सोच है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपके कोई अधिकार नहीं। हम इस तरह के आर्गुमेंट का बहुत जगह प्रयोग करते हैं। सेक्युलरिज्म सिर्फ ये कहता है कि आप इसी आर्ग्यूमेंट को सब जगह प्रयोग कीजिए। जब कोई दूसरे धर्म का भी ये कहता है तो उसको भी ये अधिकार दीजिए। कभी कभी ये होता है माइनॉरिटीज कहती है मेजॉरिटी के खिलाफ, भाई आप अपने आपकी जो वैल्यूज हैं हम पे मत थोपिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही माइनॉरिटीज जब कोई व्यक्ति उस समुदाय में कहता है कि आप अपनी कलेक्टिव वैल्यूज मुझ पे मत थोपिए, तो बोलता है नहीं 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 सही। तो जो सेक्युलरिज्म का एक बड़ी मानवीय संवेदना ये है, मानवीय संवेदना ये है कि जहां तक हो सके अगर आप किसी व्यक्ति का आदर करते हैं, उनकी डिग्निटी के बारे में उनको कि आपको पहचान है, तो आप इतना प्रयत्न ये जरूर करेंगे कि उन पे वो कुछ ना थोपा जाए जिससे वो सहमत ना हो। तो एक ये संवेदना है उस तरह की सेक्युलरिज्म, और अगर ये संवेदना है तो बिरादरी अपना आप ही आ जाएगी। तो अच्छा, ये कहना और भी जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ एक ये और भ्रम फैला रखा है कि सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर वेस्ट के राज्य सेक्युलर थे ही नहीं और आज भी नहीं है। जैसे फॉर्मली इंग्लैंड आज भी सेक्युलर नहीं है। सेक्युलरिज्म सिर्फ वही मानवीय संवेदना जिसका हम प्रयोग सीमित सर्कमस्टांसेस में करते हैं। जब कोई हम पे आक्षेप करता है तो हम सेक्युलर बन जाते हैं, हम अधिकारों की बात करते हैं। आप सिर्फ यही कहिए कि आप जो अधिकार अपने लिए ले रहे हैं वही दूसरों को दे रहे हैं और हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे दे रहे हैं। तो इसलिए जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी है जो अम्बेडकर ने, वो ही सेक्युलरिज्म है। उसके आगे कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसका अब वो धर्म निरपेक्ष है, सर्वधर्म समन्वय है, ये सब आपकी मानसिकता की बात है। ये सब अधिकारों की और कानून और राज्य की बात नहीं। यानी 1976 से पहले भी संविधान सेक्युलर ही था और इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान सेक्युलर था। अब ये कठिनाई जरूर है, अगर पॉलिटिक्स की राजनीति की बात करें, सेक्युलरिज्म की राजनीति की बात करें, कि भारत की जो विभिन्नता है, अब उसमें दो पक्ष हो सकते हैं कभी कभी। जैसे पर्सनल लॉ को लेकर विवाद है कि क्या सेक्युलर राज्य में पर्सनल लॉ हो सकता है, क्योंकि सेक्युलर लॉ एक तरह से लोगों को धर्म के हिसाब से बांट के उनको अधिकार देता है कि आप ईसाई हैं तो आप इस कानून से बंधे हुए हैं, आप मुसलमान हैं तो इस कानून से बंधे हुए हैं। लेकिन उसका भी एक समाधान है कि आप ये कह सकते हैं कि पर्सनल लॉ कोई भी हो, उसको एक मापदंड जरूर मानना पड़ेगा, और वो ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का, कि अंदरूनी तौर पे अगर वो पर्सनल लॉ हर एक महिला की, हर एक व्यक्ति की समानता और वही आजादी देता है, तो वो एक सेक्युलर रूप धारण कर सकता है। लेकिन अगर आप पर्सनल लॉ इस तौर से मांग रहे हैं कि नहीं भाई आप हमसे कुछ सवाल नहीं पूछ सकते हैं, हमारी अंदरूनी समानता है कि नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि नहीं, तो फिर वो सेक्युलर नहीं है। इसमें थोड़ा विवाद हो सकता है, किस तरह से लोगों को मनाया जाए, इसमें विवाद हो सकता है, लेकिन संविधान सेक्युलर है। सर जी मुझे ये बताएं सर कि आप किताबों की तरफ कैसे आए, यानी इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, रुझान कैसे हुआ? देखिए, पिताजी प्रोफेसर थे तो एक तरह से घर शायद किताबों से भरा रहता था, और मैं सच कहूं तो अगर मेरी बहुत आलसी प्रवृत्ति है, और आलसी प्रवृत्ति वालों के लिए किताब पढ़ना बहुत बढ़िया है, आपको कहीं हिलना डुलना नहीं पड़ता है। और माँ बाप छोटे से बताते हैं कि एक जगह जो बैठने वाले हो तो उनको किताब दे दीजिए, और खैर माँ बाप पढ़ते थे। जो पहली किताबें याद है मुझे, मैं सच कहूँ तो अमरचित कथा याद है, और न केवल याद है, अमरचित कथा तो चाट के पढ़ी जाती थी। उससे एक तरह से इतिहास में रुचि जागी, और फिर एक तरह से पढ़ने की लत लग गई। हर तरह की किताबें, आई मीन छोटे में बचपन में उपन्यास, अंग्रेजी में हार्डी बॉयज हुआ करते थे,
और हिंदी में आजकल छपते हैं कि नहीं पता नहीं, वो राजन इकबाल की कहानियां हुआ करती थी। जी, 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 एससी तो बेदी दो की, जी। दो 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 नटखट डिटेक्टिव, आजकल तो शायद वो तकनीकी तौर पे काफी विकसित हो गई है। तो हर तरह की किताबें, हर तरह की किताबें। लेकिन वाह! पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ आई थिंक हो सकता है 9वीं 10वीं कक्षा में एक बार प्लेटो की रिपब्लिक उठाई और ऐसे ही पेज पलटने शुरू किए, घर पे पड़ी थी। जी, और पहले 10 पन्नों में लगा कि जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे शुरुआत होती है रिपब्लिक की, कि न्याय क्या है, न्याय क्या वही है जो बलवान परिभाषित करते हैं, थ्रेसिमाकस ये प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न एक तरह से दिमाग में बैठ गया। तो और कुछ सूझता नहीं है फ्रैंकली किताब पढ़ने के अलावा। क्या बात है, वाह! सर ये बताएँ, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपसे पूछना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है, कि सवाल ये है कि किताबों से जुड़ी आपकी कोई पसंदीदा जगह, कोई लाइब्रेरी और वहाँ से जुड़ी कोई याद जो आप साझा करना चाहें। लेकिन इसमें एक एडिशन सवाल ये है कि चूँकि आप तो इतने विश्वविद्यालयों में रहे हैं, किसी न किसी रूप से जुड़े रहे हैं, पढ़ाई के दौरान भी और बाद में भी, तो यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी के हिसाब से भी आप ये सवाल का अलग से जवाब दें कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप रहे हैं या देखी हैं लाइब्रेरीज़, उनमें अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी कैसे आप उसको देखते हैं? नहीं देखिए, मैं दूसरा सवाल पहले लेता हूँ, लाइब्रेरीज वाला। इसमें मेरे को दिलचस्पी जी, भी काफ़ी है और इसमें मैं अध्ययन भी किया है, ना केवल जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया हूँ। तो ये तो मेरे को कहना होगा कि जो 3 सबसे बढ़िया लाइब्रेरी तीनों विदेश में हैं, बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड, वाइडनर लाइब्रेरी हार्वर्ड और फायरस्टोन लाइब्रेरी प्रिंसटन। और फायरस्टोन और वाइडनर का तो एक और जो अट्रैक्शन ये था कि वो ओपन स्टैक्स थी, ओपन एक्सेस। मतलब एक तरह से आपको लगता था कि आप उस गुफा में घुसे, तो कोई ऐसी संसार की किताब नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। आपको संस्कृत की चाहिए, आपको प्राकृत की चाहिए, और ये लाइब्रेरीज ऑफ रिकॉर्ड है, मोर और लेस दुनिया में जो भी कहीं है मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर आपको संस्कृत साहित्य भी पढ़ना है, हिंदी साहित्य भी पढ़ना है कुछ तरह से, तो जो इन लाइब्रेरीज में मिलेगा ऑलमोस्ट कहीं नहीं मिलेगा। जी, और वाइडनर लाइब्रेरी का जहां तक ख्याल है, वो एक तरह से मंदिर है। इनफैक्ट एक 2 मिनट की एक दिलचस्प कहानी है कि वाइडनर जी, लाइब्रेरी, जी, बिल्कुल। जिन्होंने पैसा दिया था वाइडनर लाइब्रेरी बनाने का, जी, उन्होंने इसको एक तरह से एक स्मारक की तरह बनाया हुआ है। उनके जो पुत्र थे, उनकी वो टाइटैनिक शिप जब सिंक हुई थी, जी, उसमें मृत्यु हुई थी, तो उनकी याद में बनी थी ये। और उसके चार्टर में लिखा है कि एक पत्थर नहीं हिला सकती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उस लाइब्रेरी का। तो जब लाइब्रेरी में एक्सटेंशन होते हैं, उनको भी इस तरह से करना पड़ता है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से तो खिड़की से दरवाजा निकालें ताकि दीवार नहीं तोड़नी पड़े। क्या बात लेकिन लेकिन ये जो एक संकल्प कि जो आप सबसे बड़ा स्मारक बना सकते हैं, वो लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो खैर लाइब्रेरीज में तो ये 3 दिल्ली में था, तब तो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी पास में थी, और खासकर आधुनिक भारत पे तो उस जैसी जी, लाइब्रेरी नहीं। और ये हमारी ट्रेजेडी है कि हिंदुस्तान में इतनी इतनी अनहोनी किताबें हैं, मतलब अद्भुत तरह की किताबें हैं, लेकिन व्यवस्थित तौर पे उस तरह की हमने एम्बिशियस लाइब्रेरी नहीं बनाई है। आप बीजिंग पब्लिक लाइब्रेरी भी देख लीजिए बाय द वे। मतलब जी, अगर आप कोई पब्लिक लाइब्रेरी का मॉडल देखें, इतनी इंप्रेसिव है। तो लाइब्रेरी के तौर पे कहूँगा ये 3 लाइब्रेरी। और कोई कोई जगह देखिए ऐसा है, मैं किताबों की दुकानों में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करता हूँ। और कोई भी शहर में, मतलब अगर अच्छा, हिंदुस्तान का बाहर का पटना हो या पेरिस हो, सबसे पहले ये गूगल करते हैं जी, किताब की दुकान कौन सी है, छोटी बड़ी किस तरह की, पुरानी, सेकंड हैंड। और वहां की टूरिस्ट चीजें देखने को ना मिले, लेकिन सबसे पहले वही वही। और वो किताब की दुकान जहां पे आपको आराम से ब्राउज करने दिया जाता है, बैठ सकते हैं, कोई पूछता नहीं है। बैकवेल है एक दुकान ऑक्सफोर्ड में। जी, और अगेन ये कहूँगी कि इंडिया में बहुत स्कोप है ऐसी दुकानों का, क्योंकि एक तरह से वो आपको एक तरह से यकीन दिलाती है कि सभ्यता व्यवस्थित है। जब तक किताब की दुकान पास है, लगता है सभ्यता व्यवस्थित है। और जिस दिन वो सब खत्म हो जाएगी, वो लगेगा कि एक तरह से कोई 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 सभ्यता को खतरा है। तो
तो किताबों की दुकानों में और लाइब्रेरीज और किताबों की दुकानों का एक वो सेरेंडिपिटी जिसको कहते हैं ना, जी, बिल्कुल। एक तो आप रिसर्च के तौर पे पढ़ते हैं, भाई ये मेरा विषय है, हुँ, ये किताब पढ़ी, उससे ये फुटनोट निकला, उससे आगे रेफरेंस लिया, किसी कॉलीग ने रेफरेंस दिया। लेकिन किताब की दुकान में आप किसी रैंडम सेक्शन में चले जाइए, आप 2 पेज उठा के देखिए, आप ऐसी चीजों से संपर्क पा सकते हैं जो आमतौर पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आएगी। और पढ़ने में सेरेंडिपिटी बहुत जरूरी है। मतलब जो कुछ यादगार किताबें हैं वो किसी के बताने से नहीं मिलती है। अचानक से। वो आपने कहीं किताब की दुकान के कोने में पढ़ी हुई देखी। इसलिए बहुत जरूरी है लाइब्रेरीज और किताब की दुकानें। जी। सर ये बताएँ कि जैसे अभी तो ये जो दौर आ गया जैसे हम बात करते हैं कि इसमें फेक न्यूज़ भी है, इसमें ट्रोल्स भी हैं, इसमें प्रोपेगेंडा भी है, तमाम चीज़ें हैं। इस दौर में या किसी भी दौर में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? किताबें पढ़ने की महिमा क्या है? उसकी अहमियत क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो? देखिए मैं मैं या जो आपको नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? जो दे, लोग दे, नहीं दे, पढ़ते हैं उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए एक किस्सा है, सही जी। किस्सा है। एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे टॉमस हॉब्स। एक्चुअली उनकी फोटो मेरे पीछे लगी है, मैं इधर होता हूँ, आपने सुना होगा, बड़े इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर। इस तरफ जी। खाली इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर लगे हैं। तो उनके बारे में एक कहानी है कि लोग कहते थे कि वो ज्यादा पढ़ते नहीं है, हुँ, और किताब भी उन्होंने लिखी लेकिन किसी के ज्यादा दूसरे थिंकर्स का जिक्र नहीं किया, फुटनोट कुछ नहीं है, हाँ। जो मन में आया लिख दिया। हुँ, तो एक 17th सेंचुरी में थे जी। जॉन ऑब्रे, उनके कंटेम्पररी, गॉसिप करते थे। वो एक तरह से नारद मुनि थे इंग्लैंड के, सबसे जाके ये सवाल पूछते थे जैसे आजकल करण जौहर पूछते हैं ना लोगों को लड़ाने के लिए, इसके बारे में। तो उन्होंने जाके टॉमस हॉब्स से ये पूछा कि हाँ, लोग कहते हैं कि आप कुछ पढ़ते नहीं है, हाँ। तो आप क्या जवाब देंगे? तो सबसे बड़े स्कॉलर को आप जाके कह रहे हैं कि आप कुछ पढ़ते नहीं है। तो हॉब्स ने एक जवाब दिया, बड़ा यादगार जवाब है, कि अगर मैं उतना पढ़ता जितना सब पढ़ते हैं तो मुझे उतना ही आता जितना उन सबको आता है। सबको आता है। तो उनका कहने का अभिप्राय ये था, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है सबसे पहले सोचना। आप नहीं पढ़ के भी सोच सकते हैं, और पढ़ के अगर नहीं सोचेंगे तो कोई लाभ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये, वो कबीर ने भी कहा था, वो हाँ, एक भावना के तौर पे भी कहा था, पोथी पोथी पढ़ पोथी पढ़ता भया जगुआ। पंडित भया न कोई। तो हाँ, आई थिंक जो आधार है वो पढ़ना नहीं है, वो एक तरह से सोचना है, और ये देखना है कि किस तरह से पुस्तकें आपके सोचने को बल दे सकती है। आप वो रॉकस्टार का गाना है ना, क्या तुमने कभी सोचा है आसमान नीला क्यों है। अब आपने एक सवाल पूछ लिया, सवाल तो हाँ, फिर तो फिर कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा जवाब देने के लिए। हाँ, तो मैं अच्छा, ये भी कहना होगा कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक का रुझान पढ़ने की तरफ हो। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई भी ऐसी चीज है जो उस तरह से अनिवार्य हो। कुछ लोग हैं जो ओरल कल्चर में ज्यादा विश्वास रखते हैं, आप उन सुनते हैं। और आजकल तकनीक से पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स का भी जमाना आ गया है, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चों को जेन्युइनली पढ़ने में कठिनाई होती है। मतलब एक तरह से वो कह दीजिए जिस तरह का जो रुझान है, इंडिया में अनडायग्नोज डिसलेक्सिया भी बहुत है। कई जैसे हम जी। बच्चों को कहते रहते हैं पढ़िए। सवाल है सोचना और ज्ञान का। अब वो आप किस उससे निकाल किस तरीके से निकालें यहाँ पे। लेकिन पढ़ने का, किताब पढ़ने का जो एक फायदा है जो और आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो ये कहूंगा कि किताब, कोई भी किताब एक पूरी दुनिया को समेटता है, एक होलिस्टिक सिस्टम है। आप अगर 300 पेज की किताब पढ़ते हैं तो उसमें आप 2 तरह के प्रश्न पूछते हैं। आप सिर्फ ये नहीं पूछते हैं कि तथ्य क्या है, आप सिर्फ ये नहीं पूछते इस सवाल का उत्तर क्या है, वो आप टेक्स्ट बुक में पूछते हैं, वो आप कुंजियों में पूछते हैं। जी। उसमें आप ये देखते हैं कि ये तरह तरह के पहलू हैं 300 पन्नों में, इनका जो आपस का जो गठबंधन है, समावेश है, ये क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है, सिस्टम क्या है। और सिस्टमैटिक थिंकिंग आपको किताब से ही मिल सकती है। आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो भी आपको वो एक जो व्यापकता है,
कि कैसे अब आप कोई उपन्यास भी पढ़ते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी और कहानी में जो फर्क है, जो कोई बड़ा उपन्यास है वो एक तरह से पूरी दुनिया को अपने आप में समेट लेता है। उसमें कहीं द्वंद्व भी रहते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी पहलू भी रहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हैं या शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो वो एक अपना छोटा सा पॉइंट बना के निकल जाता है जो बहुत अहम हो सकता है, लेकिन एक कैसे दुनिया को समेटे। अब मैं कहता था हमारी जो पुरानी हिंदी पिक्चर होती थी, अच्छी भूली, लेकिन एक जो बड़ी बढ़िया चीज होती थी उनमें एक पूरी दुनिया होती थी भाई। एक जोकर भी होता था, एक विलन भी होता था, एक विलेज इडियट भी होता था, सब तरह के लोग होते थे। तो दुनिया आप सिर्फ किताब नहीं बना सकते हैं, वो आप आधे घंटे के एपिसोड में नहीं बना सकते। क्या बात है। सर ये सवाल किसी ने जब हमने आपस में ये कहा कि प्रताप भानु जी आ रहे हैं, तो एक सवाल किसी ने कहा कि मीडिया को लेकर कि जैसे मीडिया में जो पतन की बात होती है वो तो हम आज़ादी के बाद से जब मीडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अलग अलग उसके मौके दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल ये था कि पिछले एक दशक में यानी स्मार्टफोन की जब से रेवोल्यूशन हुई, तो ये जो मीडिया है पिछले एक दशक का, ये अपने पहले वाले मीडिया से कैसे अलग है? यानी इसमें ऐसे क्या बदलाव हैं एक दशक में जो एक लोकतंत्र के लिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए आपको खतरनाक दिखते हो? यानी ये बुराइयां जो सिर्फ इस मीडिया में हो, जो अलग हो पहले से। नहीं, देखिए 3 चीजें तो बड़े स्पष्ट तौर पे बदल गई है। मतलब कह सकते हैं पहले भी मीडिया में विकृतियां तो थी, ये तो मानना पड़ेगा आपको। विकृतियां आप 70s में देख लीजिए, मीडिया विकृतियां थी, लेकिन जो 3 पहलू जो खास करके बदल गए, एक तो खैर तकनीकी पहलू कि सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद, और एक डेमोक्रेटाइजेशन भी जो हुआ है नॉलेज के बाद, उसमें जो एक मीडिया का जो गेट कीपिंग फंक्शन था वो बहुत कठिन हो गया है। कि पहले मीडिया का अर्थ ये था कि 5-6 बड़े अखबार होंगे, वो सिफ्ट करेंगे न्यूज, वो एक अथॉरिटेटिव स्रोत होंगे, वो अब मॉडल इस डेमोक्रेटाइजेशन में चल ही नहीं सकता है। और एक तरह से बुरी बात भी नहीं है ये, क्योंकि वो उसमें भी एक हेजेमोनिक प्रवृत्ति थी भाई। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रॉडली कांग्रेस रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, उसके आसपास कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा साइड में क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है, लेकिन एक जो प्रजातंत्र की विविधता थी वो उसमें नहीं थी, ये कहना पड़ेगा। तो ये जो एक डेमोक्रेटाइजेशन हो, ये एक मौका होना चाहिए था, ये एक अवसर होना चाहिए था, लेकिन इस अवसर को हम 2 तरह से गंवा रहे हैं। एक तो ओवर्ट सेंसरशिप बढ़ गई है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। आज जो हमारी राजनीतिक परिस्थितियां हैं जी, एक तरह से जो सत्ता में है वो चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल करे, खासकर टेलीविजन मीडिया, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और इंडियन कैपिटल और स्टेट का जो नेक्सस बना है कि कैपिटल ये कहता है कि हम इसमें आपकी पूरी सहायता करेंगे। इंडियन मीडिया, टेलीविजन मीडिया को आप खासकर देखें, उसकी जो एक कमी है कि वो सप्लाई साइड मीडिया है। ज्यादातर टीवी चैनल पैसा नहीं बनाते, एक आम भ्रांति है जी। वो इसलिए है क्योंकि इंडियन कैपिटल सब्सिडाइज कर रहा है ताकि एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाए। ये एक बिल्कुल नई तरह की प्रवृत्ति है, बिल्कुल नई तरह की प्रवृत्ति है। इस स्केल पे करना एक नई तरह की प्रवृत्ति है जी। तो उसमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि ओनरशिप ऑफ मीडिया कहां से आती है, ओनरशिप रूल्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कैपिटल का इस पे कितना प्रभाव है, किस तरह से इसको फ्रैगमेंट किया जाए, ये और अब ये सब लगभग सरकार के कंट्रोल में है। कोई अंग्रेजी में, हिंदी में 1-2 अखबारों को चलने दिया जाता है जिनसे सरकार बड़ी आश्वस्त है कि इनमें लिखने से किसी को एक का वोट भी नहीं बदलेगा। जिस दिन वो उनको यकीन हो जाता है कि आप वोट बदल सकते हैं, आपको भी कंट्रोल करेंगे। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज जो हुई है वो ये हुई है कि सोशल मीडिया ने एक तरह से हमारी नागरिकों की प्रवृत्ति बदल दी है, और 2 तरह से बदली है कि एक तो वो पब्लिक और प्राइवेट का डिस्टिंक्शन एकदम खत्म हो गया है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल देते हैं। आप किसी के जहन में गाली आई, डाल दी, लेकिन सोशल मीडिया पे डालने से वो एक आपकी पहचान बन जाती है। भाई आप एक तो ड्राइंग रूम में कुछ बात कर रहे हैं, फिर लेकिन आप पब्लिक में जाते थे कुछ सोच समझ के बोलते थे। एक बार वो आपकी पहचान बन जाती है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। वो कोई सॉरी कोई नहीं बोलना चाहता किसी भी समाज में। तो उससे एक तरह का पोलराइजेशन जो पैदा हुआ है
कि जो सोशल मीडिया है उसको हम एक ज्ञान का माध्यम ना मान के एक सिर्फ एक्सप्रेशन का माध्यम, ये एक लड़ाई का माध्यम है। ज्ञान का माध्यम हो सकता है और जो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जिस तरह का एक जो प्रोटोकॉल होना चाहिए एंगेजमेंट का, कि आप क्या सोचते हैं कि जब आप ट्वीट करते हैं तो आपको क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, तो उसका जो एक परिणाम हुआ है कि जो अच्छा ज्ञान हमको मिल सकता है, जो अच्छे लेख हमको मिल सकते हैं, वो भी एक तरह से खो जाते हैं। वो एक कहावत है ना, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, बैड ट्रेंड्स ड्राइव आउट गुड। और इसका एक पहलू देखें, एक जो पैराडॉक्स है कि ऐसा नहीं है कि आज लेखन में कमी आई है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि अगर आप ढूंढें तो खासकर हिंदुस्तान में जिस तरह का नॉन फिक्शन का प्रोलिफरेशन हुआ है, जिस तरह की किताबें आ रही है नए नए पहलुओं पे, आज से 20 साल पहले मुमकिन नहीं थी। जिस तरह के लेख भी आ रहे हैं, अब वो कुछ वेबसाइट्स पे चलते हैं, जैसे नया इंग्लिश में 52.com, आपने शायद देखा होगा, लॉन्ग फॉर्म है, ऐसे ऐसे विषयों पे चर्चा हो रही है जिनकी आमतौर पे मीडिया नहीं होती है। हिंदी में आपका प्रयोग है, जैसे आप जिस तरह से कहानियों से प्रयोग कर रहे हैं, नीलेश मिश्रा जी जैसे जिस तरह से उन्होंने नई संस्थाएं चलाई हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नई संस्थाओं का भी प्रोलिफरेशन बहुत है और नए प्रयोगों का भी बहुत है। तो अगर आप अच्छी सामग्री ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वो यही है कि वो कहाँ खो जाती है और उसका फाइनेंशियल मॉडल क्या हो, कि उसको मोनेटाइज इस तरह से किया जाए कि वो सस्टेनेबल हो, कि आप भी हम श्योर इस समस्या से मुझे ये पहलू मुझे सर ये बताइए, जैसे मैं इस पर यूं सोचता हूं, जी, जैसे अखबार जो निकल रहे हैं राज्यों में, या मान लीजिए टीवी चैनल की हम बात करें, तो चूंकि वो डिपेंडेंट हैं सरकार से मिलने वाले एड पर, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो सरकार की आलोचना कर पाएंगे। सरकार इतनी उदार तो होती नहीं है कि जो अखबार आपकी आलोचना करे उसे भी आप ऐड दें, और सरकार का ऐड बहुत बड़ा अर्थतंत्र का मामला है, इकोनॉमी का मामला है, कि वो अखबार को चाहिए ही चाहिए होता है कई बार। तो इसलिए भी शायद वो जो प्रेशर बनता है उस लालच में, नहीं देखिए, वो लालच तो हमेशा रहा है, मीडिया उससे भी बहुत तब्दील होता है। देखिए वो लालच तो हमेशा रहा है, मैं तो सिर्फ नई पहलुओं की, वो लालच तो हमेशा रहा है। और जब तक पाठक अखबार खरीदने को तैयार नहीं है उचित दाम पे, आई थिंक TN नायनन बोला करते थे उस जमाने में कि 12 रुपए लगता है एक प्रति करने में, अगर आप 2 रुपए ही चार्ज कर सकते तो 10 रुपया कहीं से तो लाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आज जो प्रेशर है, आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है, और अगर अर्थव्यवस्था बढ़े तो ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ सरकारी विज्ञापनों पर ही आधारित रहें। इनफैक्ट लिबरलाइजेशन की जो प्रॉमिस थी वो यही थी कि लिबरलाइजेशन के पहले तो सिर्फ सरकारी विज्ञापन थे और टाटा बिरला थे और कुछ नहीं था। आज तो प्रोलिफरेशन हुआ है, लेकिन उसका जो हम पूरा फायदा नहीं उठा पाए वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी आपको ऐड नहीं देंगी जब तक आपका सरकार की तरफ रुझान नहीं है। तो इसमें हमको भी झांक के देखना पड़ेगा, खाली सरकार की बात नहीं तो प्राइवेट वेल्थ कैन बी एन एंटीडोट एक तरह से। जो एक क्रॉस मीडिया ओनरशिप का भी मामला है कि चूंकि मीडिया तो एक साइड बिजनेस हो गया और बाकी और धंधे सही से चल सकें तो उसके लिए एक मीडिया का एक हो गया, एक उसकी आड़ हो गई। सर मुझे बिल्कुल आखिरी दौर में है हम बातचीत के, ये सवाल मेरा बहुत पसंदीदा सवाल है जो मैं पूछता हूं, आपके जहन में हिंदुस्तान का तस्वुर क्या है? आपका आइडिया ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं वो क्या है? आप कैसा हिंदुस्तान देखते हैं या देखना चाहते हैं जो आपके जहन में हो? नहीं देखिए, एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदुस्तान एक बड़ी लंबी सभ्यता का वारिस है जो आज का जो हिंदुस्तान है। अब सवाल ये उस सभ्यता की पहचान क्या हो, और जो हिंदुस्तान का वजूद ये है कि दुनिया की हर सभ्यता हमारी सभ्यता है। हम हिंदू राष्ट्र हैं, इसमें कोई शक ही नहीं था, हिंदू राष्ट्र हैं, ज्यादातर लोग हिंदू हैं, सब रीति रिवाज पूजा हिंदू राष्ट्र हैं। हम मुसलमान राष्ट्र भी हैं, हम ईसाई राष्ट्र भी हैं, हम वेस्टर्न लिबरल एनलाइटमेंट पावर भी हैं, हम एशियन राष्ट्र भी हैं।
आप देखिए मोदी जी जब बाहर जाते हैं, आप जिस तरह की भेंट करते हैं, सऊदी अरेबिया गए तो केरला के मस्जिद का मॉडल ले गए, वो भी हिंदुस्तान का प्रतीक है। तो तो ऐसी सभ्यता जिसने हर सभ्यता को अपने में समेट लिया हो, वो ही हमारा वजूद है। और अगर ऐसी सभ्यता है तो आप कोई मापदंड नहीं दे सकते भारतीय होने का अर्थ क्या है। आप उसको एक परिभाषा में सीमित करेंगे और वही 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 परिभाषा फिर जहर बन जाती है। तो वो जो एक व्यापकता है वो ही हमारा वजूद है। और जो भी ये सवाल पूछता है, ये सवाल ही अपने आप में जहर है, क्योंकि कोई भी परिभाषा आपको सीमित करके रहेगी, आपको व्यापकता की तरफ नहीं ले जाएगी। कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। तुलसीदास ने और लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिखरा हुआ है, कि कुछ भी चलता है। समन्वय है, लेकिन वो समन्वय हर व्यक्ति और हर समुदाय अपनी तरह से करता है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्स इन यूनिटीज हैं, कि तरह तरह के कारण हैं जिसकी वजह से हमको आस्था है इस हिंदुस्तान में। तो एक तो सबसे पहली बात यह कि परिभाषाओं के चक्कर में पड़ना ही नहीं। हु इज अ गुड इंडियन, हु इज अ गुड हिंदू, और इतने लंबे इतिहास की कोई परिभाषा हो सकती है क्या? क्या मतलब क्या उस परिभाषा देने का? और परिभाषा लड़ाई कराएगी, आपकी परिभाषा मेरी परिभाषा। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो फिर मैं संविधान की तरफ ले जाऊंगा कि कोई भी हमारी धार्मिक व्यवस्था रही हो, लेकिन आज के संदर्भ में और नैतिकता के संदर्भ में यही तीन शब्द, स्वतंत्रता, समानता, बिरादरी, इनसे ज्यादा मौलिक और एक तरह, और ये वेस्ट के नहीं है, ये वेस्ट ने कभी इनका पालन नहीं किया, एक तरह से कह दीजिए। यही एक आधार हो सकते हैं जो हर व्यक्ति को एक तरह से ये कॉन्फिडेंस दे कि ये देश उनका है। अगर आप में आजादी नहीं है तो मेरा देश कैसा है? अगर मेरे में बोलने की आजादी नहीं है, अगर मैं किससे मिलना चाहूं आजादी नहीं, प्यार करने की आजादी नहीं है, खाने की आजादी नहीं है, तो ये देश कैसे हुआ मेरा? अगर समानता नहीं है, और समानता का मतलब परस्परता, एक तरह से कि मैं आपसे, आप पे उतना ही थोप रहा हूं और आपके अधिकार उतने ही हैं जितने मेरे हैं। तो एक ये बड़ा बेसिक सा फ्रेमवर्क मिला है, और इस फ्रेमवर्क को अगर देखें तो इसी से सभ्यता का भी विकास हो सकता है। आपने धर्मनिरपेक्षता की बात करी थी। हम क्यों धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं? वो इसलिए रखना चाहते हैं कि धर्म तभी फलीभूत हो सकता है जब हर व्यक्ति को स्वतंत्रता हो। नहीं तो क्या होगा कि जो राज्य का करप्शन है उसका आरोप भी धर्म पे लगेगा। हमारे यहाँ जो धर्म पनपा है, जो इतनी विविधता पनपी है, जो संस्कृति पनपी है, कभी राज्य और सत्ता के आधार पर नहीं पनपी, और इसीलिए जीवित रह गई है। इसीलिए उसको तोड़ना मुश्किल है। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन वो संस्कृति बनी रहेगी, क्योंकि संस्कृति का एक आध्यात्मिक स्वरूप है, और आध्यात्मिक स्वरूप का है कि अगर वो आपकी आजादी से नहीं जुड़ी है, अगर वो सत्ता से जुड़ी है। हमारे संस्कृति में भी राजा भी गुरुकुल में शस्त्र लेके आता था और बाहर छोड़ के आता था, कि ये संस्कृति और आध्यात्म की जगह है। तो जो भारत का संविधान है वो ही भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक ढांचा देता है कि ये आजादी और समानता सबको दे दीजिए, अपना आप ही संस्कृति का विकास हो जाएगा। और अगर आपने समानता नहीं दी तो अब कैसे उस दलित की आंख में कह सकते हैं मेरा भारत महान? जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है? वो उस सवाल को जब तक इस संस्कृति एक समानता के भाव से, एक ऑनेस्टी के भाव से, निष्पक्षता के भाव से नहीं, और यही हमारा संविधान में कोशिश थी कि हम उसको एक तरह से इंटेरोगेट करें। तो ये पूरा सत्र रहा, ये एक तरीके से क्लासरूम की तरह से भी बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए भी जाती तौर पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और इतनी ऐसे कोई समझाता भी नहीं है जैसे जितनी बुनियादी तौर पर आपने ये चीजें समझाई। और इसीलिए मुझे ये प्रोग्राम जो है चैनल का, ये बहुत खास लगता है कि इसमें इतने सारे लोगों से पढ़ने लिखने की बातें करके और बहुत सारी चीजें आपके अंदर भी बदलती हैं। तो बहुत शुक्रिया सर।
बहुत इसके लिए बहुत ये बहुत बहुत मौका बहुत हमें बहुत देने के लिए। धन्यवाद।